हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट की डेफिनेशन। और आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक या फिर कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन से। इसे शॉर्टकट में हम कॉग्स भी कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है कि कॉग्स रेफर्स टू द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स सोल्ड बाय अ कंपनी। इसका मतलब कंपनी जो भी गुड्स या प्रोडक्ट सेल करती है उनको बनाने में यानी प्रोड्यूस करने में जो भी डायरेक्ट कॉस्ट आती है उसी को हम कहते हैं कॉग्स। और इसमें शामिल होती है आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, जैसे वेजेस, ये सब। और कॉग्स में कभी भी हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जैसे कि सेल्स की कॉस्ट हो गई, मार्केटिंग की कॉस्ट हो गई, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो ये सारी कॉस्ट हम कॉग्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये थी कॉग्स की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन में जो कि है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम कहते हैं मूल्यह्रास। इसकी डेफिनेशन है कि डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो कमी हो रही है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और वैल्यू में कमी होने के रीज़न क्या क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट को यूज़ करना, उसमें टूट फूट हो जाना, फिक्स्ड एसेट्स का पुराना हो जाना या फिर फिक्स्ड एसेट्स का एक्सीडेंट हो जाना। और समय की वजह से भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आ सकती है। और याद रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगता है, कभी भी करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हो गए आपके फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल। और एक बात आपको और याद रखनी है कि लैंड एक ऐसी फिक्स्ड एसेट्स है जिस पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन सी फिक्स्ड एसेट्स है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। तो आपका आंसर होगा लैंड। देखो, अभी डेप्रिसिएशन में बस मैंने इतना ही बताया है। आगे जब इसका प्रॉपर चैप्टर हम पढ़ेंगे तब मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि कितने मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के वगैरह वगैरह, तो वो सब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था सिर्फ इसका एक ओवरव्यू। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो कि है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की डेफिनेशन देख लो कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज एट अ गिवन डेट। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो किसी व्यक्ति या कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक पर्टिकुलर डेट पर। और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि उस पर्सन या उस कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, यानी कितनी संपत्ति है, कितनी लायबिलिटी है, यानी कितना कर्जा है उसके ऊपर, उसके पास कितनी कैपिटल है, यानी कि कितनी पूंजी है, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर उसे कितना लॉस हुआ, उसके पास कितने रिजर्व पड़े हैं, और उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना कैश है, और डिफरेंट अकाउंट्स का क्या बैलेंस है। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट से पता चल जाती हैं ईजिली। और एक बात और याद रखना कि बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है एसेट साइड, एक होती है लायबिलिटी साइड। और एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटी के टोटल के बराबर होगा। तो चलो तुम्हें अब बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। इसे देखो, यह है बैलेंस शीट। अब आप देखो कि इसमें जो 2009 में टोटल एसेट्स थी वो कितनी थी, 1,78,000। और 2009 में टोटल लायबिलिटी कितनी थी, तो वो भी थी 1,78,000। इसी तरह 2010 में टोटल एसेट्स कितनी थी, 1,74,000। और 2010 में ही टोटल लायबिलिटी कितनी थी, 1,74,000। मैंने आपको बताया था कि टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर होगी। और इसके अलावा ये भी देख सकते हो कि 2009 में कैश कितना था,
30,000। 2010 में कितना है 12,000। लोन की अगर मैं बात करूं 2009 में है 45,000 और 2010 में भी है 45,000। और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे बिल्डिंग 2010 में कितनी थी 80,000। यानी आप कह सकते हो कि बैलेंस शीट से हमें उस पर्सन या उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। अब उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से यहाँ पर बैलेंस शीट समझ गए होंगे कि बेसिकली बैलेंस शीट क्या होती है, और इसे भी हम आगे जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू देना था कि बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। तो ये था बैलेंस शीट के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।